नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। अहिंसा, नॉन वायलेंस, वो दो थप्पड़ों वाली कहानी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हम हिंदुओं की तो पुरातन काल से आदत ही है कि हम लोग हमेशा नॉन वायलेंस पर ही विश्वास रखते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, स्पेशली जब बात अपने भाई, बंधु, परिवार और एट लार्जर स्केल अपने देशवासियों की बात आती है। इस लिमिट तक हम लोग अहिंसा का पालन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपके घर में घुसकर आपकी छाती पर बैठकर आपकी जान लेने की कोशिश करे तो क्या आप अपनी आंखें बंद करके अहिंसा का पालन करेंगे, या फिर आप अपने आप को डिफेंड करके सामने वाले को मार गिराएंगे? क्या आप अपनी आंखों के सामने ये देख पाएंगे कि कुछ इंट्रूडर्स आपके परिवार को एक एक करके खत्म कर रहा है? ये इंट्रूडर्स आप लोगों को पहले तो आर्थिक रूप से पंगु कर देता है, आपको उनके दया के सहारे जीना पड़ता है। उसके बाद ये लोग आपको भूखा मारने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम टाइम तो ये लोग डायरेक्टली आपको फांसी भी देते हैं। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रही हूँ। लेकिन सच कहूँ तो ब्रिटिशर्स से ज्यादा हमें अपने खुद के देश के लोग ज्यादा परेशान करते हैं। When I was little, मैं टेलीविजन पर जब भी कोई भगत सिंह की मूवी आ रही होती थी तो यही सोचती थी कि the number of Britishers present in India and ruling us are much less than the total number of Indians। तो फिर क्या रोक रहा था हम लोगों को कि हम लोग उन पर हावी नहीं हो पा रहे थे? इसका कारण मेरे घर वाले तो मुझे क्लियरली कभी समझा नहीं पाए, लेकिन अब रियलाइज होता है कि सारी फसाद की जड़ हमारे मोहनदास करमचंद गांधी थे। गांधी जी की पैदाइश तो इंडिया की थी, लेकिन पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड पहुंचे थे। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो वापस इंडिया आए, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी दाल यहाँ पर कुछ खास गली नहीं, इसीलिए उनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। 21 साल वहाँ रहने के बाद गांधी जी रिटर्न टू इंडिया ऑन जनवरी 1914। आते ही उनको मैजिकली कांग्रेस की बागडोर सौंप दी गई। ओवरनाइट ही बिकेम द फेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही ऑल्सो बिकेम द फेस ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी को केसरियाई हिंद का मेडल भी दिया गया। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अंडर हिज लीडरशिप यहाँ के लोग अहिंसा के पथ पर चलने लगे। ऐसा भी कहा जा सकता है दैट ही वॉज द फर्स्ट आंदोलन जीवी। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में और खेड़ा सत्याग्रह भी किया था 1918 में। ये दोनों आंदोलन उन्होंने किए थे इंडियन फार्मर्स के हित में। ये तो अच्छी बात है कि एक इंडियन लीडर अपने दम पर अनशन कर रहा है, लेकिन उनका ये सत्याग्रह का अनशन बहुत ही सब्जेक्ट ओरिएंटेड था। ही वॉज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द एंटायर ब्रिटिश रूल एज अ होल। और तकलीफ तब शुरू हुई जब यहाँ इंडिया में वो लोगों को नॉन वायलेंस की नसीहत दे रहे थे और खुद यहीं के लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 में भेज रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। 1 मिलियन से भी ज्यादा सैनिकों को इंडिया से भेजा गया वर्ल्ड वॉर 1 में, और ये वाली बात यहाँ के बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगी। सेक्शन कमांडर that time, that is the night, on the night of 23rd, 24th November 1914, he led the attack and injured about 7 to 8 or killed about 7 to 8 Germans. उन 1 मिलियन लोगों में से 67,000 soldiers were killed and 63,000 soldiers were injured। तो भाई यहाँ पर जिसके साथ हम लड़ रहे थे, जब वो लोग कमजोर हुए तो हम लोगों को उन पर अटैक करना चाहिए था, लेकिन वो ना करके हम लोग उल्टा उनकी ही मदद कर रहे थे। जो सैनिक शहीद हो गए उनको भी उनका योग्य सम्मान नहीं मिला, क्योंकि लोग उनको गद्दार मानने लगे, और इन सैनिकों को वहां भेजने के लिए मजबूर गांधी जी ने ही किया था। बस जो सैनिक खत्म हो चुके थे उनके याद में दिल्ली में इन लोगों ने इंडिया गेट बना दिया। आज भी इंडिया गेट एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसको लोग देखने जाते हैं, लेकिन इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस शायद ही किसी को पता हो। तो फिर ये क्या मतलब हुआ? आप यहाँ के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोगों को नॉन वायलेंस का पालन करना है, हम लोगों को हिंसा नहीं दिखाना है, और उल्टा यहाँ के ही लोगों को आप ब्रिटिश को सेव करने के लिए वर्ल्ड वॉर में भेज रहे हैं। इसका जवाब जब गांधी जी से मांगा गया तो वो पहले तो ठीक से आंसर नहीं दे पाए, लेकिन सोच समझने के बाद उन्होंने यही कहा, ब्रिटेन्स कॉज ऑफ वॉर वाज राइटियस
and worth fighting for। मतलब ब्रिटेन जिस कारण से फाइट कर रहा है वो सही कारण था, इसलिए उन्होंने सपोर्ट उनको दिया। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट गांधी जी वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन बैक देन, एंड लाइक ऑल द पॉलिटिशियंस ही डिड कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ सेवरल टाइम्स। और ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी ने पहली बार ब्रिटिश को मदद किया था। 1899 से 1902 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और 1906 में जुलू वॉर में भी गांधी जी ने इंडियंस को इन्वॉल्व किया था। He had raised an Indian ambulance corps in which he served as a sergeant major of British Army। इसका प्रूफ आपको इस इमेज से मिल जाएगा। गांधी जी की ये वाली तस्वीर हम लोग अभी भी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में देख सकते हैं। इनफैक्ट गांधी हिमसेल्फ टुक नर्सिंग क्लासेस टू हेल्प द इंजर्ड आर्मी इन साउथ अफ्रीका। कैसरे हिंद एक मेडल हुआ करता था जो कि 1900 से 1947 के बीच लोगों को अवार्ड किया जाता था फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द एडवांसमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश राज। गांधी जी को ये अवार्ड इसीलिए मिला था क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में अच्छा एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड किया था फॉर द इंजर्ड इंडियन सोल्जर्स। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह करने के बाद गांधी जी अग्रेसिवली स्टार्टेड कैंपेनिंग फॉर द वॉर एज अ रिक्रूटिंग ऑफिसर ऑफ द एम्पायर। मतलब ब्रिटिश एम्पायर के लिए ही ये रिक्रूट कर रहे थे इंडियन सोल्जर्स को। अदर लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना इस स्टेप को सपोर्ट कर रहे थे। यूके बेस्ड ऑथर वेदिका कांत की माने गांधी वॉज अ डिफरेंट लीडर फ्रॉम अदर्स, लाइक अदर्स हु डिमांडेड और एक्सपेक्टेड कंसेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश इन रिटर्न फॉर द सपोर्ट टू द war, Gandhi right from the beginning gave unconditional support। मतलब यहाँ के लोगों के लिए आजादी डिमांड करने के जगह ये अनकंडीशनल सपोर्ट दिखा रहे थे। गांधी was also instrumental in expanding the recruiting bases of Indian Army to Gujarat and other places। Soldiers were being appointed from Gujarat, Bengal, Madras, etc। देखिए भाई, प्रोफेशन गांधी जी एक लॉयर, तो एक लॉयर होने की भी नाते उनको ये समझ में नहीं आया कि जो अनकंडीशनल सपोर्ट वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो वॉर जीतने के बाद हम लोगों को आजादी देंगे। और अगर उनको ऐसा लगा भी था तो उनको ये चीज ऑन पेपर्स लिखवा लेनी चाहिए थी एटलीस्ट। और इसी कारण से गांधी जी के साथ साथ पूरे इंडिया को फिर से धोखा ही मिला। वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो वादे इंडिया को किए थे सेल्फ गवर्नेंस के, उससे वो मुकर गए। उल्टा वॉर में जितना भी इन्वेस्टमेंट उनका लगा उसके टैक्सेस वो इंडिया के लोगों से ही वसूलने लगे। यहाँ पे महंगाई बढ़ गई, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। बंगाल और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में इतने सारे फेमाइन्स हो गए। इंडियंस पर सख्त से सख्त कानून लगा दिया गया कि कोई भी अगर ट्रीजन करता है तो उसे बिना ट्रायल के डायरेक्टली फांसी दे दी जाएगी। जालियांवाला बाग का कांड इसी दौरान हुआ था। तो अगर ये सारे फसाद की जड़ हम किसी को मान सकते हैं तो वो कौन है? क्या आप लोगों को लगता है कि अगर हम लोग अहिंसा की जगह हिंसा के साथ ही ब्रिटिश लोगों को खत्म करने का सिद्धांत ले लेते तो फिर कितना टाइम लगता इतने सारे इंडियंस को सिर्फ कुछ ब्रिटिशर्स को मार गिराने में? मुझे तो लगता है सिर्फ 24 घंटे ही काफी थे इंडिया से ब्रिटिश को पूरी तरह से वाइप आउट करने के लिए। लेकिन ये चीज सिर्फ गांधी जी के अहिंसा की पॉलिसी की वजह से ही इंडिया को और एक्स्ट्रा 3 दशक लगे आजादी पाने में। तो आप सबको क्या लगता है, क्या गांधी जी सच में इंडिया के हित में काम कर रहे थे या फिर उनके अहिंसा के पॉलिसीज हम लोगों से ज्यादा ब्रिटिश एम्पायर को ही फेवर कर रहे थे? आपका व्यू पॉइंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन आर्मी का क्या रोल था, अगर आपको उसके बारे में और डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।